वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बेस थ्योरम के बारे में बताया था। एप्लीकेशन सारी मैंने गूगल से ली है, तो बस हम एक आइडिया ले रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर ये यूज़ होता है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि मेडिकल फील्ड्स में बहुत यूज़ होता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लेट्स से एक पेशेंट है जिसने डॉक्टर को अपने सिम्टम्स के बारे में बताया और कुछ टेस्ट की बेसिस पे जो अब फिजिशियन है वो कुछ रिकमेंडेशन करेगा। तो फिजिशियन की जो रिकमेंडेशन है वो किसकी बेसिस पर है? जो भी उसने सिम्टम्स बताए या फिर जो भी टेस्ट के रिजल्ट आए। तो बेस थ्योरम को अगर हम इस पे अप्लाई करें तो जो रिकमेंडेशन है या जो डॉक्टर जिस भी बेसिस पे उसको आगे रिकमेंड करेगा चीज़ें या कौन सा डिसीज़ है वो ये बताएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसको कैसे पता चल रही है? जो भी सिम्टम्स उसने उसको बताए। और बेस थ्योरम में भी यही होता है। हमें एक की प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगेगी? जब कोई कंडीशन दी हुई हो, मतलब कि लेट्स से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब बी वाली कंडीशन उस पर लगी हुई है। तो यहाँ पर सिम्टम्स या फिर टेस्ट रिजल्ट एक तरीके से ये काम कर रही हैं कि ये हमारे पास कुछ डेटा है, ओल्ड डेटा है, जिसके बेसिस पे हम आगे क्या करना है, हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसके बारे में हमें पता चल रहा है। देन नेक्स्ट है स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम फिल्टरिंग, अब जैसे कि ईमेल्स की अगर हम बात करें, मैं आपको पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो एक बार रीड कर देती हूँ। मेडिकल डायग्नोसिस, बेस थ्योरम इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल। यहाँ पर ओके, so where the probability of a particular disease or condition given certain symptoms or test result is calculated, it helps physician assess the likelihood of a disease based on prior knowledge and test outcomes। ठीक है, जस्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन स्पैम फिल्टरिंग में क्या है कि कोई भी ईमेल हमारे पास आ रही है और वो ईमेल स्पैम है या फिर नहीं, ये भी हम बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है कि कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं या पैटर्न है जिसको वो रीड करता है या जिसको वो रिकग्नाइज करता है उस डेटा में से, उस कंटेंट में से, और फिर उसको बताता है कि वो स्पैम है या फिर नहीं। तो स्पैम फिल्टरिंग में जो बेस थ्योरम है वो यूज़ हो रही है। एक बार रीड कर लेते हैं। इन ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, बेस थ्योरम इज यूज टू क्लासीफाई इनकमिंग emails as spam or non-spam. It calculates the probability that an email is spam given the occurrence of certain words or patterns based on a training data set of known spam and non-spam emails. थर्ड है डेटा कैटेगराइजेशन। तो इसमें बेस थ्योरम कहाँ पर यूज़ हो रही है? लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमें उसे कैटेगराइज करना है। जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं। एक है कि अगर डॉक्यूमेंट वर्ल्ड के बारे में है तो वो इस कैटेगरी में चला जाए, स्पोर्ट्स के बारे में है या फिर बिजनेस के बारे में है, मेडिकल फील्ड्स के बारे में है। तो जो भी डेटा दिया होगा उसमें क्या होगा कि अगेन जो भी कंटेंट है उसमें उन वर्ड्स को सर्च किया जाएगा सो दैट कि ये फाइंड किया जा सके कि वो डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में आ रहा है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ उसको। बेस थ्योरम इज अप्लाइड इन टेक्स्ट माइनिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन टास्क। It can help classify documents into predefined categories by calculating the probability of a document belonging to a category given its content or features. Next है fraud detection and search engines। अब इससे मुझे एक और एप्लीकेशन याद आई, जैसे कि रोबोट्स में भी अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो डिपेंड करता है कि उनका प्रीवियस स्टेप क्या रहा। ठीक है, तो बेस थ्योरम जो है वो रोबोटिक्स में भी अप्लाई हो सकती है, अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही वास्ट है। अब जैसे सर्च इंजन्स की बात करें तो यूज़र जो भी वर्ड लिख कर वेब पेजेस चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो भी किस बेसिस पे होती है कि
जो भी उससे उससे रेलिवेंट वेब पेजेस लगेंगे वो सारे आ जाएंगे। तो बेस थ्योरम यहाँ पर भी यूज़ हो रही है। इवन उसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी पेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा इवन वो भी उस अकॉर्डेंस में लग जाएगी, ठीक है। तो सर्च इंजन्स में ये अप्लाई हो रहा है। देन वेदर फोरकास्ट में जो भी हमारे पास वेदर स्टेशंस और सैटेलाइट से जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे ये फाइंड किया जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब वेदर कंडीशन क्या होंगे या फिर क्या डिफरेंट वेदर कंडीशंस आ रहे हैं। देन मशीन लर्निंग पे एंड ए बी टेस्टिंग, इसके बारे में जैसे कि जो ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेबसाइट जो डिज़ाइन करते हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, बट मैं एक आइडिया देती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। लेट्स से कि दो तरह के हमारे पास आउटलेट्स हैं एंड लेट्स से ये किसी सेल के ऊपर आउटलेट्स बनाए गए हैं और ये डिज़ाइन ए है और ये डिज़ाइन बी है। तो ये जो टेस्टिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि मान लीजिए ये दोनों ही आउटलेट्स, आई हैव अ ऑडियंस, लेट्स से 500 की ऑडियंस है। तो मैंने क्या किया कि ए जो हमने पैम्पलेट बनाया है वो 250 ऑडियंस में ऑडियंस की ईमेल पे हमने सेंड कर दिया। देन जो हमने बी आउटलेट बनाया था वो रेस्ट 250 ऑडियंस में हम ऑडियंस की ईमेल पे हमने सेंड कर दिया। देन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी कि कौन सा ऐसा आउटलेट है वो जो ज़्यादा ऑडियंस के थ्रू देखा गया है। सो उससे ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसा आउटलेट रहा है जिससे ऑडियंस तक ज़्यादा अच्छे से रीच किया जा सकता है, उनसे उनसे अच्छे से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही मतलब ये जो टेस्टिंग है वो ये हेल्प करती है फाइंड करने में कि अगर मेरे पास दो तरह के आउटलेट हैं, अगर इसमें सी कैटेगरी में मैं डाल देती हूँ कि 3 तरह के आउटलेट है तो ये ABC टेस्टिंग कहलाती है। तो अगर मेरे पास 2 तरह के आउटलेट्स हैं तो इसमें ये फाइंड करना कि कौन सा ऐसा मतलब बेटर मेरे पास पैम्पलेट है या आउटलेट है जो मैं एक ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ या ज़्यादा अच्छे से मेरी बातों को बेटर कम्युनिकेट करेगा आगे वाले पर्सन को। तो इसी तरह की टेस्टिंग को बोला जाता है कि मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास ऑडियंस थी मैंने रेंडमली इन आउटलेट्स को उनके पास भेजा और फिर मैंने फाइंड किया कि 250 में से कितने लोगों ने ज़्यादा अच्छे से ए वाले आउटलेट से इंटरेक्ट किया है या फिर बी के साथ किया है। तो मेरे पास जो मेरा प्रीवियस डेटा था उसके बेसिस पे मैंने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि इन दोनों में से मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है अपनी या बाकी की ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए या कौन सा बेटर है। तो ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से बेटर फाइंड करने की वो मेरी डिपेंड कर रही है कि जो मैंने ऑडियंस तक इनको रैंडमली पहुंचाया उसमें क्या इंटरेक्शन रही है। तो ये जो बेस थ्योरम है वो कुछ इस तरीके से इस टेस्टिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। जो जैसे कि मैंने बोला कि जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में ज़्यादा जानते हैं और जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग के बारे में जिनको पता है वो बहुत अच्छे से इस टेस्ट के बारे में समझ सकते हैं। और देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉल्ट डायग्नोसिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अगर फॉल्ट पता करना हो तो ऑब्वियसली जो हम उसमें सिम्टम्स देखेंगे या सेंसर की रीडिंग करेंगे या कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, तो बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटाज हम फाइंड करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसके फॉल्ट की। देन स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे गूगल पे मिले और हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि कहाँ कहाँ बेस थ्योरम हेल्पफुल है। एंड ये सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं, बहुत सारे और ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं बेस थ्योरम की जहाँ पर ये यूज़ होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर हम और अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।